वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन स्प्रिंग 2018 की अटैम्प्ट से कर रहे हैं जो कि बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक पर है और क्वेश्चन का टाइटल है जैस्मीन लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जैस्मीन लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी सनफ्लावर लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017। सो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो दी हुई हैं उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स और करंट एसेट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट इन एसएल है और लोन टू जेएल है, यानी सब्सिडरी ने पेरेंट को लोन दिया। उसके बाद शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और लोन जो है लोन फ्रॉम एसएल भी रिकॉर्डेड है। इसकी फिगर्स जो हैं वो मैच नहीं हो रही, जिसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अमाउंट इन ट्रांजिट होगी और फिर करंट लाइबिलिटीज गिवन है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा है अपार्ट फ्रॉम दैट लोन जिसके अंदर हमने इन ट्रांजिट को डील करना है। एडिशनल फॉर्मेशन देखते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि जेएल एक्वायर्ड 75% शेयर ऑफ एसएल ऑन 1 जनवरी 2017। हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो 31 दिसंबर 2017 के बना रहे हैं और 1 जनवरी 2017 को एक्विजिशन हुई है। इसका मतलब है कि एक साल हुआ एक्वायर किए हुए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जेएल बुक कंसिस्ट ऑफ 10 मिलियन जेएल ऑर्डनरी शेयर इशूड 24 पर शेयर के हिसाब से, और कैश पेमेंट ऑफ 280 मिलियन है इंक्लूडिंग प्रोफेशनल फी ऑफ ₹10 मिलियन। ये शामिल इन्वेस्टमेंट में नहीं होनी चाहिए, ये एक्विजिशन कॉस्ट एंड एक्सपेंस बनाना चाहिए, तो इसकी एक एडजस्टमेंट हम करते हैं। उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन है कि ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एसएल नेट एसेट वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट एन इंटेंजिबल एसेट जो कि ब्रांड है हुज फेयर वैल्यू वाज 40 मिलियन एज अगेंस्ट कैरिंग वैल्यू ऑफ ₹25 मिलियन। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द ब्रांड इज एस्टिमेटेड 5 years and the recoverable amount of the brand at year end 31 December 2017 was estimated at ₹28 million। तो ये टिपिकल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है जिसके अंदर बाद में सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का इफेक्ट भी आएगा और इम्पेयरमेंट का इफेक्ट भी आएगा। थर्ड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जेएल वैल्यूज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू, जिसका मतलब है कि फुल गुडविल मेथड है और इस मकसद के लिए मार्केट प्राइस ऑफ एसएल शेयर was ₹36 at the date of acquisition which has increased to ₹40 as of 31 December 2017। तो हमने ₹36 को यूज़ करना है। बाद में एक्विजिशन डेट पे मेजर कर रहे होते हैं, बाद वाली वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन 4 है कि जेएल एंड एसएल शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 200 मिलियन एंड ₹60 मिलियन रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। तो ये हमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट गिवन है और इससे हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में जो है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है, तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। फिफ्थ इन्फॉर्मेशन लोन्स के बारे में है कि इट वाज ग्रांटेड ऑन 1 जुलाई 2017 एंड कैरीज मार्कअप ऑफ 10% पर एनम। अ चेक ऑफ 30 मिलियन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट was dispatched by JL on 31st December 2017 but was received by SL after the year end. No interest has been accrued by SL in its financial statement। तो सब्सिडरी ने अभी तक अपनी इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं की है, उसको रिकॉर्ड करना है हमें। उसके अलावा हमने जो इन ट्रांजिट आइटम है उसको एडजस्ट करना है और इन ट्रांजिट आइटम को एडजस्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि हम लोन को कैंसिल भी करें क्योंकि इंट्रा ग्रुप आइटम है। इंफॉर्मेशन 6 है कि on 1st May 2017 SL sold a machine to JL for ₹52 million at a gain of ₹12 million। However, no payment has yet been made। इसका मतलब है कि इसका रिसीवेबल पेबल भी कैंसिल करना होगा और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन जो है वो डिस्पोजल की डेट पर 2 years थी। तो इस पर जो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारा बनेगा 1 मई से ऑनवर्ड 8 months का टाइम है, उसकी डेप्रिसिएशन को भी कंसीडर करते हुए उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। सेवंथ है कि ड्यूरिंग द ईयर जेल मेड सेल्स ऑफ 250 मिलियन टू एसएल एट 20% अबव कॉस्ट। तो सेल परचेज तो प्रॉफिट और लॉस में कैंसिल होती है। इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की है। 60% ऑफ दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन एसएल क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इन्वेंट्री में अभी पड़ी हुई है गुड्स तो इसकी एडजस्टमेंट हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को भी इफेक्ट करेगी। तो इसमें जो 20% मार्कअप गिवन है उसको हम एडजस्ट कर देंगे। फिर एट्थ इन्फॉर्मेशन है कि एसएल डिक्लेयर्ड इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ 10% इन नवंबर 2017 विच वाज पेड ऑन 2 जनवरी 2018, यानी ईयर एंड तक पे नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि
द डिविडेंड हैज़ करेक्टली बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ कंपनीज, दोनों कंपनीज ने सही रिकॉर्ड कर लिया। अब इसकी दो एडजस्टमेंट होती हैं, एक तो हम प्रॉफिट और लॉस और चेंजेस इन इक्विटी में रिकॉर्ड करेंगे जो डिविडेंड इनकम और जो डिविडेंड की डिक्लेरेशन है उसको, और दूसरा इम्पैक्ट ये क्योंकि ईयर एंड तक पे नहीं हुआ था तो रिसीवेबल और पेएबल के अंदर एडजस्टमेंट करनी होगी जो हमारे इस क्वेश्चन से रेलिवेंट है। प्रॉफिट और लॉस वाली एडजस्टमेंट हमारे इस क्वेश्चन से रेलिवेंट है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर करें जेएल की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2017। तो हम टिपिकल 4 स्टेप फॉलो करेंगे, यानी फॉर्मेट, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनका डाटा, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा होगा कि हमने एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है, और फोर्थ स्टेप के अंदर हम टोटल एंड कंप्लीशन करेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम आंसर डेवलप करेंगे। तो आंसर के अंदर सबसे पहले एंटिटी का नाम, दैट इज जैस्मीन लिमिटेड। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं एज एट 31 दिसंबर 2017। तो हमने सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स को रिफ्लेक्ट करना है, उसके बाद करंट एसेट्स को, देन इक्विटी, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में सिर्फ लोन है जो कि इंट्रा ग्रुप लोन है तो उसने कैंसिल हो जाना है, लेकिन उसको फिलहाल मेंशन हम कर लेंगे। और करंट लाइबिलिटीज़ की माने वर्किंग्स की तरफ आए तो हमारी फर्स्ट वर्किंग बनेगी ग्रुप स्ट्रक्चर पे, सेकंड वर्किंग नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी पर, थर्ड वर्किंग हमारी बनेगी गुडविल पर, फोर्थ वर्किंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पर, और फिफ्थ वर्किंग ग्रुप रिटेन अर्निंग पर। इसमें से हमने वर्किंग 1 को इनिशियली कंप्लीट करना है, जिसके अंदर हम 5 आइटम्स नोट कर लेते हैं। सब्सिडरी का नाम क्या है, एक्विजिशन डेट क्या है, पेरेंट की और एनसीआई की ओनरशिप, और गुडविल का मेथड। सब्सिडरी का नाम सनफ्लावर लिमिटेड है। एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 2017 है, यानी 1 ईयर हुआ है। पेरेंट का शेयर 75% है, जिसका मतलब है कि एनसीआई का शेयर जो है वो 25% है। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, इसका मतलब है कि फुल गुडविल मेथड है। सब्सिडरी सनफ्लावर लिमिटेड, 1 जनवरी 2017 एक्विजिशन डेट है। पेरेंट की ओनरशिप गिवन है 75%, एनसीआई की 25%, और गुडविल का मेथड है फुल गुडविल। तो अब क्वेश्चन के डाटा की तरफ जाते हैं, और सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं उनका डाटा इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू लेंगे 880 एंड 330। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू 40 + 50। गुडविल के अलावा बाकी एसेट सेपरेटली शो करेंगे हम। फिर इन्वेस्टमेंट इन एसएल, ये गुडविल के अंदर शो होगी वर्किंग, लेकिन इसमें क्योंकि एक वो एडजस्टमेंट भी है एक्विजिशन कॉस्ट की, तो इस फिगर को अभी फाइनल के तौर पर शो नहीं करेंगे। लोन टू जेएल, ये अल्टीमेटली तो कैंसिल हो जाना है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर्स मैच नहीं कर रही, तो फिलहाल हम इसकी अमाउंट मेंशन कर देते हैं। करंट एसेट्स 640 एंड 345। इसके बाद शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। पेरेंट का शेयर कैपिटल जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखा जाएगा, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों।
700 एंड 240, और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और प्रीमियम वर्किंग 2 के अंदर मेंशन किया जाएगा। शेयर प्रीमियम एक्चुअली 0 है सब्सिडरी का, स्टिल मेंशन कर देते हैं। तो एक्विजिशन डेट पर भी शेयर कैपिटल सेम ही होगा। इसके बाद रिटेन अर्निंग्स गिवन है, तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स वर्किंग 5 में जाएंगी, और सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स वर्किंग 2 में मेंशन करेंगे। इसके बाद लोन फ्रॉम एसएल दिया हुआ है, ये फिलहाल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन कर लेते हैं, अल्टीमेटली इसने कैंसिल हो जाना है। और करंट लायबिलिटीज की, एडिशनल फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं अब, और फर्स्ट एडिशनल फॉर्मेशन जो है इसको देखते हैं। So JL acquired 75% share of SL on 1st January 2017. Cost of investment in JL books consist of 10 million JL ordinary share जो 25 पर शेयर पर रिकॉर्ड किए, तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, दैट्स फाइन। कैश पेमेंट ऑफ 280 million, दैट्स आल्सो रिकॉर्डेड, फाइन, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल फी ऑफ 10 million फॉर एडवाइस ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट। जो प्रोफेशनल फीस होती हैं ये एक्विजिशन कॉस्ट का हिस्सा है, इन्हें इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इन्हें चार्ज करना चाहिए टू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पेरेंट एंटिटी। तो हम इसको इन्वेस्टमेंट से एक्सक्लूड करके रिटेन अर्निंग में से लेस कर देंगे, यानी इसे प्रॉफिट और लॉस में चार्ज कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट में से हम ये 10 माइनस कर देंगे, और हमारी इन्वेस्टमेंट 510 पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ग्रुप रिटेन अर्निंग के अंदर हम एक्विजिशन कॉस्ट को 10 बना देंगे, तो 10 यहाँ से लेस हो। सेकेंड इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, तो ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एसएल नेट एसेट वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट एन इंटेंजिबल एसेट, जो ब्रांड है उस फेयर वैल्यू वाज 40 मिलियन एज अगेंस्ट कैरिंग वैल्यू ऑफ 25 मिलियन। तो हम इसे 25 से 40 पर ले जाएंगे। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ब्रांड की 5 ईयर्स है, और रिकवरेबल अमाउंट ईयर एंड पर 28 मिलियन है। तो यहाँ पर हमें 3 एडजस्टमेंट्स को बेसिकली देखना है। एक तो हमें एक्विजिशन डेट पर फेयर वैल्यू पे शिफ्ट करना है, फिर उसकी एक्स्ट्रा अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है, और फिर इसको इम्पेयरमेंट के एंगल से देखना है। तो इसको वर्किंग की तरफ चलते हैं, वर्किंग 2 इसमें रेलिवेंट है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर एक हम सब वर्किंग बना लेते हैं। तो नेट बुक वैल्यू जो सब्सिडरी ने रिकॉर्ड की हुई है, फेयर वैल्यू पे जो हम रिकॉर्ड करेंगे कंसोलिडेशन में, और दोनों का डिफरेंस। तो इस एंगल से ज़रा समझना आसान रह जाएगा। वैसे हम शॉर्टकट कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं इसकी, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। तो एट एक्विजिशन सब्सिडरी ने उस ब्रांड को 25 पर रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि उसकी फेयर वैल्यू 40 है, विच मीन्स के जो अमोर्टाइजेशन ओवर 5 ईयर्स सब्सिडरी ने रिकग्नाइज की हुई होगी वो 5 की होगी, जबकि 40 के हिसाब से वो बनती है 8 की। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 20 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। तो ईयर एंड पे जो फ़र्क है वो 12 का आ रहा है। बट फिर हमें जो उसकी रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है ईयर एंड पर, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो रिकवरेबल अमाउंट गिवन है 28, विच मीन्स के हमारी जो इम्पेयरमेंट चार्ज होनी चाहिए 32 से 28 पर लाएंगे तो 4 की इम्पेयरमेंट चार्ज होगी। और सब्सिडरी ने कोई इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं की होगी, क्योंकि जब रिकवरेबल अमाउंट 28 है वो तो ऑलरेडी एसेट शो ही 20 का कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो सब्सिडरी की बुक्स में हो रहा है वो हमारे सामने आ गया, जो कंसोलिडेशन के हिसाब से होना चाहिए वो भी हमारे सामने आ रहा है। तो एक्विजिशन डेट पर जो डिफरेंस है वो बनता है 15 का, फिर अमोर्टाइजेशन का इफेक्ट बनता है 3 का, इम्पेयरमेंट का डिफरेंस भी है 4 का,
और फिर टोटल अगर हम नेट डिफरेंस देखें ईयर एंड पर तो दैट इज़ ऑफ 8। इसको अब रिकॉर्ड करें तो देखें एक्विजिशन डेट पर जो डिफरेंस है वो 15 का बनता है कि 25 से 40 पर शो होना चाहिए। बाद में जो चेंजेस हैं वो अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट की हैं, ये पोस्ट एक्विजिशन के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो 3 और 4 की अमाउंट जब हम पोस्ट एक्विजिशन में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये बनती है 7, और ईयर एंड पर जो इफेक्ट है वो बनता है 8 का। तो ये एडजस्टमेंट जो है हमने इस वर्किंग की बेस पर रिकॉर्ड कर दी। अब इसका सेकेंड इम्पैक्ट ऑब्वियसली ये है कि हमारा जो इंटेंजिबल एसेट है ब्रांड का, उसमें 8 इंक्लूड होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। सो अदर इंटेंजिबल एसेट्स में 8 ऐड करते हैं। थर्ड इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है और मार्केट प्राइस जो है वो एक्विजिशन डेट पर 36 है, ईयर एंड पर 40 है। एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू मेजर की जाती है एनसीआई की, ईयर एंड पे नहीं की जाती। तो 36 की वैल्यू को यूज़ करते हुए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अगर देखें तो 200 मिलियन का शेयर कैपिटल शो हो रहा है सब्सिडरी का। 10 रुपीज़ का एक शेयर है, इसका मतलब है टोटल शेयर्स 20 मिलियन। तो एनसीआई एक्विजिशन पर जब लेंगे 20 मिलियन शेयर्स का 25% एनसीआई के पास है, एक शेयर 36 का था एक्विजिशन डेट पर, विच मीन्स 180। सेम अमाउंट वर्किंग 4 के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर दें। एडिशनल इंफॉर्मेशन 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें जेएल और एसएल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये हमें पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो सब्सिडरी के लिए पोस्ट और प्री फाइंड आउट किए जाते हैं, इसलिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन 60 मिलियन की है। लेकिन रिजर्व में जो चेंज आता है पोस्ट एक्विजिशन, प्रॉफिट की वजह से बढ़ते हैं तो डिविडेंड की वजह से कम भी होते हैं। तो डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। सब्सिडरी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तो हम पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कैलकुलेट कर लेते हैं इन दो इन्फॉर्मेशन की बेस पे। सब वर्किंग 2.2 बना लेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 60 के, उसमें से हम डिविडेंड लेस कर देते हैं। डिविडेंड जो है 200 मिलियन का शेयर कैपिटल है और 10% डिविडेंड दिया इंटरिम, दैट वुड बी 20। तो 40 मिलियन का पोस्ट एक्विजिशन हमारे पास आ जाता है। तो पोस्ट एक्विजिशन जब हम 40 का लिखेंगे तो 410 माइनस 40, इसका मतलब है जो प्री एक्विजिशन है दैट इज 370। तो हमारे पास रिटेन के प्री और पोस्ट की कैलकुलेशन भी इस तरीके से आ जाती है। इंफॉर्मेशन 5 है कि the loan was granted on 1st July 2017 and carries markup of 10% per annum. A check of rupees 30 million including interest was dispatched by JL on 31st December 2017 but was received by SL after the year end. No interest has been accrued by SL in its financial statements. तो बेसिकली जो लोन है वो अगर आप नोटिस करें तो 120 का है, और क्योंकि जेल ने पेमेंट कर दी है तो वो 96 का इसे शो कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट एक तो ये है कि 24 की जो अमाउंट है वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कैश इन ट्रांजिट है, और बाकी 6 का इंटरेस्ट है जो इन ट्रांजिट है। तो टोटल अमाउंट जो इन ट्रांजिट दी हुई है वो 30 मिलियन, और 10% अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 6 मंथ का 120 का 120 मिलियन का 10% फॉर 6 मंथ, तो वो भी हमारे पास बेसिकली 6 आता है। तो 24 की प्रिंसिपल अमाउंट, 6 की इंटरेस्ट की अमाउंट, टोटल 30 मिलियन। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या क्या होंगी उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सब्सिडरी को इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए, जो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं की। तो 120 मिलियन का लोन 10% के हिसाब से 6 मंथ, तो ये इनकम उनकी बनती है 6 की। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे भी टोटल 6 आ जाएगा। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा,
कि अब हमें इसको कैश इन ट्रांजिट के अंदर भी इनकॉर्पोरेट करना है। अच्छा, कैश इन ट्रांजिट में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चलते हैं। तो 30 का चेक है जो इन प्रोसेस है। अब इस 30 में 6 तो हमने इंटरेस्ट का रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि हमने इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट की, कैश इन ट्रांजिट 30 से डेबिट किया। तो डेबिट 30 से कर रहे हैं, क्रेडिट सिर्फ 6 से कर रहे हैं, बाकी 24 से क्या क्रेडिट होगा, लोन रिसीवेबल, यानी लोन बाकी जो इंस्टॉलमेंट मिल गई वो रिसीव हो गया 24। तो यहाँ पर जो लोन रिसीवेबल है वो भी 120 माइनस 24 96 का हो गया, और जो पेबल शो रहा है वो भी 96 का है। तो इसकी कैंसिलेशन रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि इंट्रा ग्रुप आइटम जो है कंसोलिडेशन में कैंसिल होने हैं। तो बेसिकली लोन टू जेएल अल्टीमेटली 0 पर शो होगा, और लोन फ्रॉम एसएल भी अल्टीमेटली 0 पर शो होगा। इंफॉर्मेशन 6 है कि on 1st May 2017 SL sold a machine to JL for 52 million at a gain of rupees 12 million. However, no payment has yet been made. So पेमेंट क्यों के नहीं हुई, तो पहले तो हमें रिसीवेबल और पेबल को कैंसिल करना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। गेन जो रिकॉर्ड किया गया है वो 12 मिलियन का है, रिमेनिंग लाइफ 2 ईयर्स है, और ट्रांजेक्शन 1 मई को हुई है। 1 मई से 31 दिसंबर तक 8 मंथ्स का टाइम बनता है। तो नॉन करंट एसेट पे सेल इसमें किया है सब्सिडरी ने, सनफ्लावर लिमिटेड ने, तो वर्किंग 2 के अंदर इफेक्ट लेंगे। गेन माइनस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन शॉर्टकट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। तो जो गेन रिकॉर्ड हुआ है डिस्पोजल पर, दैट इज 12 मिलियन, और इस 12 मिलियन से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है ओवर 2 ईयर्स फॉर 8 मंथ्स, दैट वुड बी 4। तो नेट इफेक्ट जो है वो 8 का है, जो अनरियलाइज प्रॉफिट है इसके अंदर। तो अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट जो रिकॉर्ड करेंगे हम, 8 का इफेक्ट आएगा। और ऑब्वियसली जो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट आना चाहिए। नेट इम्पैक्ट 8 का रिकॉर्ड कर। इसके बाद 7th इंफॉर्मेशन है कि ड्यूरिंग द ईयर जेएल मेड सेल्स ऑफ 250 मिलियन, सेल परचेज प्रॉफिट और लॉस में कैंसिल होगी, जो भी हम नहीं बना रहे। टू एसएल एट 20% अबव कॉस्ट, 60% ऑफ दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन एसएल्स क्लोजिंग स्टॉक। तो सेलर है जेएल यानी पेरेंट, तो हम वर्किंग 5 के अंदर इफेक्ट लेंगे। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड इन्वेंट्री, अनरियलाइज प्रॉफिट इन इन्वेंट्री, पेरेंट इज सेलर। तो जो हमारा इम्पैक्ट है 250 की सेल का 60% इन्वेंट्री आ जाएगी, और मार्कअप लेना है 20%, तो 20/120, तो इफेक्ट इज ऑफ 25। इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो इन्वेंट्री पर पड़ेगा, तो वो हम रिफ्लेक्ट कर देंगे करंट एसेट्स। इसके बाद लास्ट इंफॉर्मेशन है कि इंटरिम कैश डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 10% का, तो इसका इम्पैक्ट तो प्रॉफिट और लॉस और चेंजेस इन इक्विटी में होता है एक। तो दूसरा इफेक्ट ये है कि क्योंकि ये ईयर एंड तक पे नहीं हुआ था, ये पे हो रहा है 2 जनवरी, तो करेक्टली रिकॉर्डेड है, इसका मतलब है रिसीवेबल पेएबल रिकॉर्डेड होगा, उसको हमें कैंसिल करना है। तो हमने डिविडेंड ऑलरेडी भी कैलकुलेट किया था 20 मिलियन का है, लेकिन पूरा 20 मिलियन जो है वो रिलेट नहीं करता पेरेंट से। जो इंट्रा ग्रुप है वो इसका 75% होगा, जो पेरेंट का शेयर है सब्सिडरी में। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि दैट इज़ 20 मिलियन यहाँ पर। अब इसकी एडजस्टमेंट ले लेते हैं। तो हमें जो फिगर रिकॉर्ड करनी है रिसीवेबल और पेएबल, वो 75% होगा, क्योंकि 20 मिलियन का 75% पेरेंट को मिलेगा, दैट इज़ 15 मिलियन।
तो डिविडेंड रिसीवेबल और पेएबल रिस्पेक्टिवली करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ में शामिल होते हैं, तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे। तो सारे क्वेश्चन की जो एडजस्टमेंट थी उनका इफेक्ट आ गया। तो अब हम वर्किंग्स की तरफ चलते हैं और वर्किंग 2 से टोटल स्टार्ट करते हैं। तो एक्विजिशन डेट पर जो हमारे नेट एसेट्स हैं दैट इज़ 585। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन है 31 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर इफेक्ट है 616। वर्किंग 2 के बाद हम चलते हैं वर्किंग 3 की तरफ। इन्वेस्टमेंट और एनसीआई की जो एट एक्विजिशन वैल्यू है उसका एग्रीगेट कर लेते हैं, दैट इज़ 690। इसमें से हमने नेट एसेट एट एक्विजिशन लेस करने हैं, जो कि हमारे पास वर्किंग 2 से आएंगे। वर्किंग 2 में हमारी फिगर है एट एक्विजिशन की 585। तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 105। वर्किंग 4 की तरफ चलते हैं। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है हमारे पास, हमने पोस्ट एक्विजिशन के अंदर एनसीआई का शेयर लेना है। तो पोस्ट एक्विजिशन हमारे पास 31 है, तो 31 का एनसीआई में शेयर लेंगे, फिर ग्रुप में शेयर लेंगे। तो एनसीआई का शेयर 31 का 25%, दैट वुड बी 7.75, टोटल आ जाएगा 187.75। ग्रुप के अंदर इफेक्ट लेंगे पोस्ट एक्विजिशन का, दैट वुड बी 75% ऑफ 31, दैट इज़ 23.25, टोटल हमारे पास आ जाता है 708.25। वर्किंग 3, 4, 5 को अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। तो गुडविल फ्रॉम वर्किंग 3 105, रिटेन अर्निंग हम रिकॉर्ड करेंगे वर्किंग 5 708.25, एनसीआई रिकॉर्ड करेंगे वर्किंग 4 187.75। अब टोटल्स करते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टोटल, अदर इंटेंजिबल एसेट्स का टोटल, नॉन करंट एसेट्स का टोटल हमारे पास आ जाता है 1405। इसमें करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं 923 और टोटल एसेट्स आ जाते हैं 2328 मिलियन के। इक्विटी का टोटल करेंगे दैट इज़ 1836 मिलियन। लोन फ्रॉम एसएल तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल कर लेते हैं दैट इज़ 492 और इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का टोटल है 2328 मिलियन, जो कि हमारा मैच कर रहा है टोटल एसेट्स के साथ। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंसोलिडेशन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कम्प्लीकेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 20 कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अ बारगेन परचेज इज अ बिजनेस कम्बिनेशन इन विच द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लीड्स टू अ नेगेटिव फिगर। ये बिल्कुल ठीक है। व्हेन दिस हैपन्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिव्यूड। तो बेसिकली जो IFRS 3 की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें आइडेंटिफाइबल एसेट्स और जो लाइबिलिटीज़ हमने एक्वायर और रिज्यूम की होती हैं उन्हें भी जो है रिव्यू करना होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी और कंसिडरेशन ट्रांसफर को, क्योंकि इन सारी फिगर्स की बैलेंसिंग फिगर के तौर पर गुडविल कैलकुलेट हो रही होती है। तो इन सारी फिगर्स को ही देखना पड़ता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, यानी 1, 2 एंड 3 इन तीनों आइटम्स को हमने रिव्यू करना है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। हाउ शुड द अनरियलाइज प्रॉफिट बी पोस्टेड। अब अनरियलाइज प्रॉफिट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम इन्वेंट्रीज को भी कम कर देते हैं और रिटेन अर्निंग को भी कम करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। लेकिन जब प्रॉफिट और लॉस की बात आती है तो इन्वेंट्रीज का जो सेकंड इंपैक्ट होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में होता है। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ा देते हैं, यानी प्रॉफिट कम करना या एक्सपेंस बढ़ाना एक ही बात है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो डेबिट हो रही होती है और इन्वेंट्रीज क्रेडिट हो रही होती हैं। बेस्ड ऑन दैट ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। तो पहली है सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस बिटवीन द पेरेंट एंड सब्सिडरी, ये तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है। ट्रांसफर ऑफ नॉन करंट एसेट बिटवीन द पेरेंट एंड सब्सिडरी, ये भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है।
द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय सब्सिडरी, सब्सिडरी का मुकम्मल ना सही एक सब्सटेंशियल पार्ट जो होता है वो डिविडेंड का पेरेंट को पे हो रहा होता है, तो ये भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय पेरेंट, पेरेंट जो डिविडेंड पे कर रही होती है वो अपने ऑनर्स को पे कर रही होती है, वो सब्सिडरी को नहीं दे रही होती। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय पेरेंट जो है वो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन नहीं है और इसको कैंसिल भी नहीं किया जाता कंसोलिडेशन करते हुए। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 4 है कि व्हाट इज द काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट व्हेन गुडविल इज बीइंग मेजर्ड एट एक्विजिशन। तो हम जब इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, यानी कंसिडरेशन एक्वायर्ड, कंसिडरेशन पेड फॉर एक्विजिशन की बात करते हैं, तो उसमें एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट जिन्हें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कहा जाता है, तो उन्हें पेरेंट एंटिटी ने इनकर किया होता है और वो उस एक्सपेंस के तौर पे चार्ज करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड करना तो ठीक नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट करना भी ठीक नहीं है। हाँ, एक्सपेंस बनाना चाहिए पेरेंट एंटिटी का, सब्सिडरी का नहीं, क्योंकि कॉस्ट पेरेंट एंटिटी की होती हैं। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 5 देखते हैं। हारिस लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ फारिस लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2014 और पेइंग ₹300 फॉर ईच शेयर एक्वायर्ड। This represented a premium of 20% over the market price of Faris Limited share at that date, यानी मार्केट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो 120/100 कर लें या 120% से डिवाइड कर लें। फारिस लिमिटेड इक्विटी जो है वो हमें गिवन है, जिसमें इक्विटी शेयर, रिटर्न अर्निंग्स और प्रॉफिट की वैल्यू है। उसके बाद रिटर्निंग क्योंकि ओपनिंग टाइम की दी हुई है। द ओनली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू फारिस लिमिटेड नेट एसेट ऑन कंसोलिडेशन वाज 20 million इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इट्स लैंड। पॉलिसी है टू वैल्यू द NCI at fair value. For this purpose, market price of Faris Limited share can be deemed to be representative of fair value. What would be the carrying amount of NCI in the consolidated statement of financial position? ऐसा सारी बात जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि NCI को किस वैल्यू पर बेसिकली आप मेजर कर रहे होंगे। तो NCI की जब एक्विजिशन की बात आएगी तो बेसिकली एक तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास अगर 80% शेयर्स हैं तो इसका मतलब है कि जो 20% शेयर्स हैं वो सब्सिडरी के NCI के पास है। तो पहली बात ये इस्टेब्लिश हो गई। फिर ये कि हमने अगर 300 की प्राइस पे की है तो 20% प्रीमियम है, तो 20% अगर रिवर्स कर दें तो अमाउंट बनती है 250। इनफैक्ट 250 का 20% ऐड किया 50, तो 300 की हमने अमाउंट पे की है। तो सब्सिडरी के जो टोटल शेयर्स हैं वो 100 मिलियन हैं, 100 रुपीज़ का, यानी 1 मिलियन शेयर हैं। तो इस बेस पर कैलकुलेशन हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है। देखें 1 मिलियन शेयर्स, 20% NCI के पास हैं और 300 का 1 डिवाइड बाई 120% यानी प्रीमियम एक्सक्लूड करके 250 की प्राइस बनती है। तो ये 50 मिलियन की अमाउंट बन गई एट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन में प्रॉफिट गिवन है और क्योंकि एक्विजिशन जो हो रही है वो 1 जुलाई को हो रही है, तो 1 जुलाई की वैल्यू तो हमने ले ली। अब मजीद जो हमने वैल्यू लेनी है वो 9 मंथ्स के प्रॉफिट का हिस्सा देना है NCI को और 20% उनका शेयर। तो 50 + 6 56, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 देखते हैं। IFRS standards require extensive use of fair values when recording the acquisition of a subsidiary. Which two of the following comments regarding the use of fair value on the acquisition of subsidiary are correct? पहला है द यूज ऑफ फेयर वैल्यू टू रिकॉर्ड अ सब्सिडरी एक्वायर्ड एसेट डज नॉट कंप्लाई विद द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इन फैक्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब आप किसी चीज़ को एक्वायर करते हैं तो एक्विजिशन की डेट पर जो उसकी फेयर वैल्यू है वही उसकी कॉस्ट होती है, कि हम जितनी की परचेज करते हैं वही कॉस्ट होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है पहली, ये तो आंसर नहीं होगा। फिर सेकंड, यूज ऑफ फेयर वैल्यू टू रिकॉर्ड एक्विजिशन ऑफ प्लांट ऑलवेज इंक्रीजेज कंसोलिडेटेड पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन चार्ज कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज इन द सब्सिडरीज ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें डिफरेंस हो सकता है, एक तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लॉस की भी हो सकती है, दूसरी बात ये कि डिफरेंट वे में डेप्रिसिएशन की जो मेथड्स हैं और एस्टिमेट्स हैं वो भी चल रहे होते हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो इट इज़ पॉसिबल कि इससे अपोजिट भी हो सकता है, तो वर्ड ऑलवेज यहाँ पे करेक्ट नहीं है। हाँ, यूजुअल होता तो फिर ठीक था, क्योंकि हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में नोटिस करते हैं कि फेयर वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन इट डजेंट मीन कि हमेशा ही ज़्यादा होती है। सी पार्ट है कि कैश कंसिडरेशन पेबल 1 year आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन नीड टू बी डिस्काउंटेड टू रिफ्लेक्ट इट्स फेयर वैल्यू। यस, द प्रेजेंट वैल्यू वुड बी द फेयर वैल्यू इन दैट केस, तो ये करेक्ट है। When acquiring a subsidiary, the fair value of liabilities and contingent liability must also be considered. Yes, and even probable जो
आउटफ्लो ऑफ एक कैश फ्लोज है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, क्योंकि वो I-37 की रिक्वायरमेंट है और वो यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर रहे होते। सो डी पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन 7 देखते हैं। Varisha Limited has an 80% subsidiary Irfan Limited. In the last month of the year, Varisha Limited sold inventory to Irfan Limited for rupees 21.6 million, making a markup of 20% on cost. The goods are still held by Irfan Limited at the year end. If Varisha Limited has an inventory balance of 162 million और Irfan Limited का 108 million, what will be the inventory figure in the consolidated statement of financial position? तो बेसिकली दोनों की इन्वेंट्री को ऐड करेंगे, लेकिन उसमें से हमें अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो लेस कर देना होगा। तो 266.4 की वैल्यू बनती है, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। Allian Limited is a subsidiary of Shaikh Limited. At the year end, Allian Limited has a current account debit balance of 75 million receivable, but Shaikh Limited has a current account credit balance of only 60 million. Payable का 60 million है, which means कि 15 million का कुछ in transit item हो सकता है। So which of the following two reasons might explain the difference? Shaikh Limited had posted a check of rupees 15 million to Allian Limited on the last day of the year. Yes, it can be check in transit, cash in transit. तो ये reason हो सकती है। Allian Limited had dispatched rupees 15 million of inventory to Shaikh Limited on the last day of the year. तो इन्वेंट्री भेजने से भी रिसीवेबल जो है वो बढ़ जाता है और पेबल जो है उसमें नहीं बढ़ा होता अभी तक, तो ये भी रीज़न हो सकती है, गुड्स इन ट्रांजिट। तो बोथ मे बी द रीज़न, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 9 है कि अ होल्डिंग कंपनी सोल्ड गुड्स टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी फॉर रुपीज 18 मिलियन रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट प्लस 20%। एट द ईयर एंड 2/3 ऑफ द गुड्स वर स्टिल इन स्टॉक। अनरियलाइज प्रॉफिट इन इन्वेंट्री कितना होगा? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 18 की फिगर लें, फिर इसका 2/3 लें, और कॉस्ट प्लस 20 है तो 20/120, दैट वुड बी रुपीज 2 मिलियन। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 10 देखते हैं। ABC Limited buys goods from its 75% owned subsidiary XYZ Limited. XYZ Limited earns a markup of 25% on such transactions. At the group year end 30th June, ABC Limited had not yet taken delivery of goods at a sales value of 10 million, which were dispatched by XYZ on 29. Goods in transit. What would be the impact on inventory in the consolidated statement of financial position at 30th June 2011? एक तो जाहिर बात है कि जो 10 मिलियन है इसकी गुड्स इन ट्रांजिट को हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फिर इस पे जो अमाउंट है उस पर 25% मार्कअप में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो अनरियलाइज्ड है, उसको लेस कर देंगे। सो 10 से गुड्स बढ़ेंगी, लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट का इम्पैक्ट जो है उससे कम हो जाएंगी, तो नेट इफेक्ट जो होगा वो 8 का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 11 है कि थल लिमिटेड ओन्स 80% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ इट्स सब्सिडरी चोलिस्तान लिमिटेड। एट द ग्रुप ईयर एंड 28 Feb 2011, थल लिमिटेड पेबल include rupees 3.6 million in respect of inventories sold by Cholistan Limited. Cholistan Limited receivable includes 6.7 million in respect of inventory sold to Thal Limited. 2 days before the year end, Thal Limited sent a payment of rupees 3.1 million to Cholistan Limited that was not recorded by the latter until 2 days after the year end. तो बेसिकली कैश इन ट्रांजिट है। What is the entry that should be made to remove the intergroup transaction from the group accounts apart from cancelling and intergroup balances? यानी ये तो कैंसिल कर दिए, इसके अलावा क्या करना होगा? इसके अलावा ये करना होगा कि कैश इन ट्रांजिट रिकॉर्ड करना होगा, और कैश इन ट्रांजिट रिकॉर्ड करने के लिए आपको अमाउंट कैश में ऐड करनी पड़ेगी। तो आपने ये जो है ना 80% वगैरह नहीं लेना, 3.1 मिलियन पूरी अमाउंट लेनी है और वो कैश में ऐड करनी है। सो पेबल इन्वेंट्रीज में इम्पैक्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 देखते हैं। P Limited transferred an item of plant to S Limited on 1st January 2013 for rupees 30 million. The plant had originally cost P Limited rupees 30 million at 1st January 2011. तो 2 साल पहले 30 का लिया था, डेप्रिशिएट किया और फिर अब 30 का बेचा, तो ऑब्वियसली देर इज सम गेन इन्वॉल्व। तो यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ 10 ईयर्स की थी जो अनचेंज है। अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि हम गेन में से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, जैसे गेन हमने कैलकुलेट किया कि 30 का सेल किया और 30 में से 2 ईयर की डेप्रिसिएशन लेस करके उसकी बुक वैल्यू आ जाती है, दैट वुड बी 24।
तो 6 का गेन आया, 6 के गेन पर रिमेनिंग 8 ईयर्स की डेप्रिसिएशन 0.75, तो 5.25 बनता है। तो हमारा आंसर तो ए होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसका दूसरा मेथड भी है जिसको हम कहते हैं कि नेट बुक वैल्यू विद ट्रांसफ़र एंड विदाउट ट्रांसफ़र। तो अगर ये ट्रांसफ़र ना हुआ होता तो मज़ीद विद ट्रांसफ़र में 30 पे ट्रांसफ़र किया है, 8 ईयर्स की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, तो अब वो शो हो रहा होगा 26.25 का। ट्रांसफ़र ना होता तो 30 की बेस पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती, तो 24 से वो 21 का हो चुका होता। तो 5.25 का तब भी डिफरेंस सेम आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 13 देखते हैं। Python Limited acquired 75% of share capital of Snake Limited on 1st January 2011. On this date, the net assets of Snake Limited were 80 million. Uh, the NCI was calculated using fair value, यानी full goodwill method है, which was calculated as 40 million at the date of acquisition. और एट 1st जनवरी नेट एसेट्स 120 मिलियन के हो गए, गुडविल जो है वो 10 से इम्पेयर हो गई है। तो एनसीआई कैसे शो करेंगे? एक बात तो ये कि आपका जो पहले फेयर वैल्यू है 40 मिलियन की, ये लेंगे, फिर पोस्ट एक्विजिशन जो है ये भी 40 है, इसमें एनसीआई 25% होगा क्योंकि हमारा शेयर 75 है पेरेंट का। तीसरा इम्पैक्ट इम्पेयरमेंट का होगा, क्योंकि फुल गुडविल है तो इसका भी 25% एनसीआई को चार्ज होगा। सो एनसीआई एट एक्विजिशन 40 मिलियन, ये गिवन है। 120 और 80 का डिफरेंस पोस्ट एक्विजिशन, उसका 25% एनसीआई को मिलेगा। और इम्पेयरमेंट का शेयर जब लेस करेंगे, 10 मिलियन की इम्पेयरमेंट हुई है, फुल गुडविल है इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि एनसीआई फेयर वैल्यू पे मैयर हो रहा है। तो आंसर बनता है 47.5 मिलियन। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 14 देखते हैं। King Limited acquired 60% of Queen Limited rupees 100 million share capital on 1st January 2013 when Queen Limited also had retained earnings of 120 million. तो ये 220 मिलियन के नेट एसेट्स हो गए। किंग लिमिटेड पेड रुपीज 50 मिलियन कैश के एंड आल्सो एग्री टू पे फर्दर 90 मिलियन ऑन 1st January 2015, यानी 2 years later. और and also gave the owners of Queen Limited 1 King Limited share for every 2 shares of Queen Limited purchased. तो शेयर एक्सचेंज भी है, डेफर्ड कंसिडरेशन भी है, कैश भी है, तो लॉट ऑफ स्टफ दैट रिलेट्स टू इन्वेस्टमेंट। फिर फेयर वैल्यू ऑफ किंग लिमिटेड शेयर वर रुपीज़ 40 ऑन 1st January 2013 एंड रुपीज़ 60 ऑन 31 दिसंबर। तो ये हमें तो एक्विजिशन डेट पर हमने शेयर दिए हैं तो वही वैल्यू यूज़ करेंगे 40 की, 60 की यूज़ नहीं करेंगे। और एट 31 दिसंबर 2013 किंग लिमिटेड हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 210 मिलियन, क्वीन लिमिटेड की रिटेन अर्निंग 110 हो गई है। तो ये तो जो है पोस्ट एक्विजिशन में लॉस नज़र आ रहा है। किंग लिमिटेड हैज़ अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 10%, तो वो डेफर्ड कंसिडरेशन जो हमने लेनी है 90 मिलियन की, इसके लिए 10% यूज़ करेंगे। मयर द एनसीआई एट फेयर वैल्यू, फुल गुडविल मेथड है और वो गिवन है 25 मिलियन, पार वैल्यू पर शेयर ₹10 है। तो बेस्ड ऑन दिस, पहली बात तो ये कि हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी होगी। तो कैश हमने दिया है 50 मिलियन का, 90 मिलियन की 10% के हिसाब से 2 ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 74.38, और हमने हर 2 के बदले एक शेयर दिया है तो हमने 60% एक्वायर की। तो सब्सिडी के टोटल शेयर्स हैं 10 मिलियन, क्योंकि ₹100 मिलियन डिवाइड बाई ₹10, 60% हमने एक्वायर किया, हर 2 के बदले एक शेयर दिया और 40 की वैल्यू है, दैट वुड बी 120। तो हमारी इन्वेस्टमेंट 244.38 बन गई। एनसीआई की फेयर वैल्यू गिवन है और नेट एसेट एट एक्विजिशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है 220 मिलियन। तो हमारे पास गुडविल आएगी 49.38 मिलियन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 15 में सेम डाटा है जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर था, तो हम उसी को बेसिकली जहन में रखेंगे
और अब जो पूछी हुई है बात वो है ग्रुप रिटेन अर्निंग। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में हमें पेरेंट के रिजर्व चाहिए जो कि गिवन है 210, और हमें जो डेफर्ड कंसिडरेशन हमने रिकॉर्ड की थी वो बनती है 74.38 लास्ट क्वेश्चन में। इसका 10% रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर सब्सिडरी का जो लॉस है इसका 60% शेयर। सो पेरेंट की रिजर्व 210, इंटरेस्ट जो हमने रिकॉर्ड किया पहले तो डेफर्ड कंसिडरेशन, उस पर इंटरेस्ट, और जो पोस्ट एक्विजिशन में क्योंकि रिटर्निंग 120 से 110 हो गई हैं तो उसका 60% 10 का लॉस हुआ, उसका 60% 6 बनता है, तो 196.56 हमारी ग्रुप रिटेन अर्निंग्स होंगी। दैट वुड बी आंसर सी। क्वेश्चन 16 देखते हैं। On 1st June 2011, Arslan Limited acquired 80% of the equity share capital of Habib Limited. At the date of acquisition, the fair value of Habib Limited net assets were equal to their carrying amounts with the exception of its property. Okay. This had a fair value of rupees 1.2 million below its carrying amount. The property had a remaining useful life of 8 years. What effect will any adjustment required in respect of property have on a group retained earnings? तो ग्रुप रिटेन अर्निंग्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो पर्सपेक्टिव ये है कि वैसे तो जो इम्पैक्ट है वो जाता है ये क्योंकि सब्सिडरी का एसेट है, तो सब्सिडरी के एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट पड़ता है वो पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट को चेंज करता है, और पोस्ट एक्विजिशन का जो प्रॉफिट है वो ग्रुप की रिटेन अर्निंग को चेंज करता है। तो हम डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन देखें 1.2 मिलियन का एसेट, 8 ईयर्स की लाइफ, 4 मंथ का टाइम, क्योंकि 1 जून से सितंबर का टाइम 4 मंथ बनता है। सो 50,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। अब ये डायरेक्टली रिटेन अर्निंग को इफेक्ट नहीं करेगी, 50,000 की अमाउंट जो है वो चार्ज हुई वर्किंग टू के अंदर, और उससे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 50,000 से कम। जब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कम होंगे तो उसका जो है एनसीआई परसेंटेज इफेक्ट एनसीआई पे पड़ेगा, और बाकी जो इम्पैक्ट है 80% वो ग्रुप पे पड़ेगा। तो 50,000 का जो 80% है दैट इज 40,000, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं। On 1st April 2017, Riyasat Limited acquired 116 million of Farasat Limited 145 million ordinary shares for an immediate cash payment of 210 million and issued at par 110% rupees 100 loan note for every 200 shares acquired. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें रिक्वायरमेंट सेम डाटा काफ़ी क्वेश्चन में कंटिन्यू कर रहा है, तो हम रेलिवेंट रिक्वायरमेंट को हर किसी के साथ देखते जाते हैं। तो इसमें रिक्वायरमेंट है व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर बाय रियासत लिमिटेड टू एक्वायर द इन्वेस्टमेंट इन फरासत लिमिटेड। तो हम देख रहे हैं सिंपली कैश जो है वो भी गिवन है, और जो शेयर्स हैं वो ये बताए हुए हैं कि हर 200 शेयर के बदले ₹100 का एक लोन नोट दिया। अच्छा, तो हमने जो शेयर्स एक्वायर किए हैं वो कितने किए हैं? 116 मिलियन, और हर 200 के बदले 100 रुपये दिए हैं, मतलब कि इसका हाफ बन जाएगा 58 मिलियन। तो 58 और 210 जो है 268 मिलियन हमारा आंसर होगा। 210 का कैश और 58 का लोन नोट्स, 268 मिलियन वुड बी आवर आंसर। क्वेश्चन 18 सेम डाटा है, लेकिन अब पूछा हुआ क्या है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू ग्रुप रिटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अच्छा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो हमें डाटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। तो एक तो ये बताया हुआ है कि एक प्रॉपर्टी थी, ये पैराग्राफ 2 हम देख रहे हैं, जो रिसेंटली बिल्ड प्रॉपर्टी दैट वाज कैरीड एट डेप्रिशिएटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 62 मिलियन, फेयर वैल्यू इसकी 82 मिलियन, और एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ 20 है। तो एक तो इसका इम्पैक्ट आ जाएगा 20 का जो आपका गेन है, और उसके बाद उस पर 20 ईयर्स के हिसाब से लें तो हम अगर इसमें देख रहे हैं तो डेट है 31 मार्च 2019, तो एक्विजिशन को 2 ईयर्स हो चुके हैं। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 1 मिलियन, 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन 2 मिलियन। एक तो ये प्रॉपर्टी आ गया, फिर ये भी रेलिवेंट है
कि फ्रासत लिमिटेड आल्सो हैड एन इंटरनली डेवलप्ड ब्रांड विच वाज वैल्यूड एट द एक्विजिशन डेट एट 25 मिलियन और इसकी 10 ईयर्स लाइफ थी। तो इस पे जो अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन बनेगी बेसिकली 25/10 2.5 एक साल की और 2 सालों की 5। तो सिंपली पोस्ट एक्विजिशन पे जो फर्क पड़ेगा, प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन 2, ब्रांड की अमोर्टाइजेशन 5, टोटल पोस्ट एक्विजिशन पे इफेक्ट 7। लेकिन ये डायरेक्ट इफेक्ट रिटेन अर्निंग पे नहीं है। रिटेन अर्निंग में जब जाएगा तो 20% फिर एनसीआई में जाना है पोस्ट एक्विजिशन का, और 80% जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इम्पैक्ट 5.6 मिलियन का जाएगा ग्रुप की रिटेन अर्निंग पे। बाकी जो इम्पैक्ट होगा 1.4 का वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे जाएगा। क्वेश्चन 19 है, सेम डाटा है, और अब ये पूछा हुआ है कि अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग क्या हो। तो उसके लिए ये पैराग्राफ रेलिवेंट है। इन्वेंट्री ऑफ रासत लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स सप्लाइड बाय रासत लिमिटेड फॉर अ सेल प्राइस ऑफ 56 मिलियन और मार्कअप उसमें 40% का। सिंपली 56 मिलियन इंटू 40/140, क्योंकि मार्कअप है मार्जिन होता तो डायरेक्ट 40% ले लेते। 40/140 दैट वुड बी रुपीज 16 मिलियन। और आप अदरवाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 16 निकाल दें 40, वर्क बैक भी हो जाता है। तो 16 मिलियन इज द आंसर। क्वेश्चन 20 है कि समरीन लिमिटेड हैज अ 75% owned subsidiary in Narmeen Limited. During the year, Samreen Limited sold inventory to Narmeen Limited for an invoice price of rupees 800,000. Narmeen Limited have since sold 75% of the inventory to third party, then 25% inventory अभी भी पड़ी हुई है, और sale was at a markup of 25%. Narmeen Limited is the only subsidiary of Samreen Limited. What is the adjustment to inventory that would be included in the consolidated statement of financial position from this sale? So simply 800,000 की जो सेल हुई है, सारी अमाउंट पर नहीं लेंगे क्योंकि 75% सेल हो चुकी है, तो रिमेनिंग 25% लेंगे, उस पर 25% मार्कअप, तो 40,000 की अमाउंट बनती है जो एडजस्टमेंट करनी चाहिए हमें। और इन्वेंट्री के अंदर भी एडजस्टमेंट होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी होगी, और उसके अलावा स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इसके अलावा जो सेलर है, जो कि यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि समरीन लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है वो है, तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।